नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चलो बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। दिल्ली दौरे पर पुष्कर सिंह धामी 21 अगस्त को दिल्ली में प्रमुख उद्योग समूहों और उद्योगपतियों के साथ करेंगे मुलाकात। दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर चर्चा। डेढ़ महीने से अनशनरत बद्रीनाथ धाम के पंडा पुरोहितों और हकूक धारियों को लेकर राजनीति तेज, मिला कांग्रेस का समर्थन तो बीजेपी का कांग्रेस परिवार, कहा कांग्रेस के पास नहीं कोई मुद्दा। देहरादून पुलिस को अलग अलग मामलों में बड़ी कामयाबी। 16 अगस्त को हुई नकबजनी की वारदात में एक आरोपी गिरफ्तार, चोरी के गहने भी बरामद। वहीं चोरी के 2 वाहनों के साथ 2 आरोपी किए गिरफ्तार। पिरान कलेर में अवैध निर्माणों की बाढ़ बेखबर, नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी अब तक नहीं की कोई कार्रवाई। जन टीवी के मुद्दा उठाए जाने के बाद अब जांच की कर रहे हैं बात। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से भूस्खलन, चमोली में अचानक आई बाढ़ ने मचाई तबाही। उफान पर प्राणवती नदी, केदारनाथ पैदल रूट पर हाल बेहाल, जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे तीर्थयात्री। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार से दिल्ली दौरे पर हैं। इस बार सीएम धामी 3 दिनों तक दिल्ली के उत्तराखंड के विकास के मुद्दों और संभावनाओं पर बैठक और मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि सीएम धामी का दिल्ली दौरा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 और समान नागरिक संहिता को लेकर खास माना जा रहा है। इसके साथ ही सीएम केंद्रीय नेताओं और मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी अगले 3 दिनों तक दिल्ली में रहेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 को लेकर सीएम धामी उद्यमियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनकी भाजपा हाईकमान, केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही देश के बड़े उद्यमियों के साथ मुलाकात और बैठकें प्रस्तावित है। उनकी सबसे अहम बैठक जो कि 21 अगस्त को देश के नामी उद्योगपतियों के साथ होनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय प्रवास पर दिल्ली पहुंचे। बता दें कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह समेत कई मंत्रियों से, भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के सिलसिले में भी उद्यमियों से वे चर्चा करेंगे। समान नागरिक संहिता के लिए गठित समिति के सदस्यों से भी मुख्यमंत्री धामी मुलाकात कर सकते हैं। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए शीर्ष नेताओं से मुख्यमंत्री विमर्श कर सकते हैं। राज्य में आई आपदा को लेकर भी केंद्र से मदद का आग्रह वे कर सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय प्रवास पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहां पर मुख्यमंत्री जो है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह समेत कई मंत्रियों और भाजपा के शीर्ष नेताओं से दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन के सिलसिले में भी वे उद्यमियों से चर्चा करेंगे। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए भी शीर्ष नेताओं से मुख्यमंत्री धामी मुलाकात कर सकते हैं, विमर्श कर सकते हैं। राज्य में आई आपदा को लेकर भी केंद्र से मदद का आग्रह कर सकते हैं। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, क्या बताएंगे? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है 3 दिवसीय प्रवास पर दिल्ली पहुंच चुके हैं, उनका वहां पर दौरा है और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह समेत कई मंत्रियों और नेताओं से वे मुलाकात कर सकते हैं। क्या कुछ बताएंगे, किन किन मुद्दों पर वे वहां पर विमर्श कर सकते हैं, किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है और जाहिर सी बात है, हम अक्सर चर्चा करते हैं जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर जाते हैं तो कुछ न कुछ सौगात उत्तराखंड करके जरूर आते हैं और भारत सरकार से या केंद्रीय मंत्रालय से कुछ न कुछ सौगात के रूप में कोई न कोई क्लियरेंस में रुकी हुई फाइलें पूरी कराने के बाद ही मुख्यमंत्री वापस आते हैं। खासतौर पर ये 3 दिवसीय दौरा है अभी तक के शेड्यूल के मुताबिक, जिसमें संगठन और सरकार
दोनों के तौर पर मुख्यमंत्री अपनी मजबूत उपलब्धि को दिल्ली में दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले बात, उत्तराखंड में रोजगार का सृजन बढ़ सके, उत्तराखंड में इंडस्ट्री आ सके, औद्योगिक घराने उत्तराखंड को पायदान पर रख सके, इसको आधार बना करके उत्तराखंड सरकार आगामी दिसंबर माह में इन्वेस्टर समिट ग्लोबल तौर पर कराने जा रही है, जिसके लिए देश और दुनिया में भी प्रचार प्रसार किया जाएगा, रोड शो निकाले जाएंगे। उत्तराखंड में क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां उत्तराखंड के वातावरण के तौर पर लगाई जा सकती है, उस पर जो कौशल हुनर जो उत्तराखंड का होगा, प्रशिक्षित बेरोजगार होंगे, उनको कितना रोजगार मिलेगा, कितना राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके लिए सरकारी मशीनरी पूरे तरीके से तैयारी कर रही है। और आज दिल्ली पहुंचने का मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जाकर के वो चाहते हैं कि इस पूरे बड़े कार्यक्रम से बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री उत्तराखंड आएंगे और उत्तराखंड आने के बाद इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। उनका समय लेने के लिए, अनुग्रह करने के लिए मुख्यमंत्री पहले इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, तो उसको लेकर के न्योता लेकर के प्रधानमंत्री के पास पहुंचे हैं। इसके अलावा दूसरा बड़ा जो कारण है वो है विद्युत आपूर्ति, जो अक्टूबर में भारत सरकार का जो पूल है उसके जरिए उत्तराखंड को मिलती है। सितंबर से लेकर के सितंबर में वो टेंडर की प्रक्रिया या वो एग्रीमेंट या वो सहायता राशि बिजली के पूल में खत्म हो रही है। अक्टूबर से उत्तराखंड में बिजली की कटौती का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में उसको रेनोवेशन करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से भी मुलाकात करेंगे और अपनी बात को रखेंगे और उत्तराखंड को विद्युत के क्षेत्र में अतिरिक्त विद्युत थर्मल पावर के जरिए उत्तराखंड को मिल सके, इसकी भी गुजारिश करेंगे। इसके अलावा क्योंकि संगठन का विस्तार होना है, बागेश्वर में उपचुनाव चल रहा है, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, दायित्वधारियों को जगह दी जानी है, 2024 लोकसभा चुनाव सामने है। ऐसे में मुख्यमंत्री संगठन के लिहाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और अपनी पार्टी और अपनी सरकार की पूरी तस्वीर उनके सामने रखेंगे और आगामी रोड मैप की रूपरेखा भी रखेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड ने आपदा के दरमियान कई जान माल का नुकसान झेला है। ऐसे में एक आर्थिक पैकेज की जरूरत उत्तराखंड को है ताकि वो इस दुख की घड़ी में लोगों के जो मरहम है, जो घाव है, उन पर मरहम लगा सके। इसको लेकर के भी आपदा मंत्रालय के जरिए उत्तराखंड में आर्थिक सहायता की एक गुहार लगा सकते हैं। इन तमाम बातों को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री केंद्रीय नेताओं के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री यानी तमाम बड़े नेताओं के अलावा, मंत्रालय के अलावा संगठन के स्तर पर बड़े नेताओं से मुलाकात कर अपने फीडबैक भी रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा सौगात उत्तराखंड को दिलाने का प्रयास करेंगे। जी एहसन, देश के बड़े उद्यमियों के साथ भी मुख्यमंत्री धामी की बैठक जो प्रस्तावित है आगामी 21 अगस्त को भी धामी जो है बड़े और नामी उद्यमियों के साथ वे मुलाकात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तो इसको लेकर क्या कुछ सौगातें जो है उत्तराखंड प्रदेश वासियों को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने पहले ही कहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मीट कराने जा रही है राज्य सरकार और उसमें जो बड़े औद्योगिक घराने हमारे देश के हैं या फिर जो विदेश के हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा। उत्तराखंड में आप अपनी इकाइयों को लगाइए और इकाई लगने के बाद जाहिर सी बात है कोई कंपनी लगेगी तो उसका एचआर सेक्टर में कुशल जो लोग हैं उनकी आवश्यकता होगी, मैनेजर की आवश्यकता होगी, असिस्टेंट मैनेजर की आवश्यकता होगी, प्रबंधन की टीम की आवश्यकता होगी, मार्केटिंग की टीम की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जमीनों की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार लीज पर जमीनें उपलब्ध कराएगी, विद्युत बहाली कराएगी, कानून व्यवस्था बेहतर तरीके से उनको पूर्ण सुरक्षा दी जाएगी। यह आधार है उन तमाम औद्योगिक घरानों को एक अच्छा वातावरण दे करके उनकी इकाइयों को, उनके कारोबार के विस्तार में उत्तराखंड को शामिल कराना, ताकि उत्तराखंड की जो बेरोजगार जो नौजवान हैं, जो युवक युवतियां हैं, सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको रोजगार मिल सके, पहाड़ में पलायन न हो सके। मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों में अगर लोगों को रोजगार उत्तराखंड में उपलब्ध हो जाएगा तो जाहिर सी बात है लोग महानगरों की ओर रुख नहीं करेंगे, सरकार को राजस्व का फायदा होगा। तो सरकार की कोशिश है ऐसे तमाम औद्योगिक घरानों से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री उनको आमंत्रित करेंगे और अपने राय शुमारी के जरिए, अपने इन्वेस्टर समिट के जरिए एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड सरकार किस तरीके से उनके लिए सार्थक साबित हो सकती है। जी एहसन, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। डेढ़ महीने से अनशनरत
बद्रीनाथ धाम के पंडा पुरोहितों और हक हकूक धारियों को कांग्रेस का समर्थन मिला है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर पंडा पूर्व और हक हकूक उधारियों की बात को अनसुना करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि शासन प्रशासन और सरकार ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के द्वारा बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत उजाड़े जा रहे व्यापारियों और पुरोहित समाज के मामले को उठाते ही संज्ञान लिया और अनशनरत तीर्थ पुरोहितों से बातचीत कर उनकी मांगों पर विमर्श कर अनशन तोड़वाया गया। इस पर भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और ना ही समर्थन है, इसलिए कांग्रेस खुद जाकर सबको समर्थन देने की कोशिश करती है। नवीन ठाकुर ने कहा कि अगर किसी के साथ गलत होता है तो सरकार उनके साथ खड़ी है, वरना गलत करने पर कार्यवाही तो निश्चित है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे हैं नहीं, कांग्रेस के पास समर्थक नहीं है, तो इसलिए वो स्वयं जा जाकर जो है हर जगह समर्थन देने का काम करती है। कांग्रेस ने समर्थन दिया था विकासनगर के उन सभी अवैध कब्जाधारियों को, क्या हुआ? हमने सब अवैध कब्जाधारी हटा दिए। कांग्रेस ने समर्थन दिया उन सभी रेलवे के अवैध कब्जाधारियों को जिनको कोर्ट के आदेश पर हटा दिया गया। तो कांग्रेस के पास अब कोई समर्थन देने के लिए बचा नहीं है, इसलिए स्वयं जा जाकर ऐसी जगह जाकर समर्थन देती है जिनके समर्थन में कोई नहीं है। 20 दिन बीत जाने के बाद भी पंचम केदार कल्पेश्वर धाम तक जाने वाली सड़क नहीं खुल पाई है। उर्गम गांव में स्थित 5 केदार में से एक कल्पेश्वर धाम में तीर्थ यात्रियों की लंबी कतारें देखने को मिलती थी, लेकिन 20 दिनों से भारी भूस्खलन के चलते कल्पेश्वर धाम तक जाने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह से बाधित पड़ी हुई है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ किसानों की आजीविका पूरी तरह से खतरे में पड़ चुकी है। स्थानीय किसान इस वक्त भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। जगह जगह भूस्खलन के चलते स्थानीय ग्रामीण का पैदल आवाजाही करने वाला रास्ता भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जिस कारण स्थानीय ग्रामीणों को इस वक्त जान जोखिम में डालकर आवाजाही करना पड़ रहा है। और खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन भंडारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या बताएंगे, ये जो मुख्य सड़क है काफी दिनों से बंद पड़ी है, श्रद्धालुओं का आना भी कम हो गया है, क्या कुछ परेशानियों का सामना आने वाले श्रद्धालुओं को इस रास्ते से गुजरने के दौरान करना पड़ रहा है और क्या कुछ प्रशासन की जिम्मेदारी से उनका कहना है, क्या बताएंगे? जी, आपको बता दें कि पंचम केदार कल्पेश्वर धाम तक जाने वाली मुख्य सड़क विगत 20 दिनों से बाधित पड़ी हुई है। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बड़ी बात तो यह है कि पंचम केदार कल्पेश्वर धाम उर्गम घाटी में मौजूद है, जहां आए दिन श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिलती थी। लेकिन कहीं न कहीं बात की जाए 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मुख्य सड़क नहीं खुल पाई, जिस कारण तीर्थ यात्री आधा रास्ते से ही वापसी लौट रहे हैं। जी नवीन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अब वक्त है छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। प्रेमनगर क्षेत्र में हुई वाहन चोरी की अलग अलग घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्त को पुलिस के द्वारा 2 वाहनों के साथ गिरफ्तार किया गया, जो कि प्रेमनगर के रहने वाले हैं। वहीं एसपी सिटी सरिता डोबल ने बताया कि अभियुक्त नशे के आदी हैं और अपने नशे की पूर्ति के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे और अभियुक्तों की आपराधिक इतिहास की जानकारी भी दी जा रही है। थाना प्रेमनगर में 2 वाहन चोरी हुई थी, जिसमें कि 2 अलग मुकदमे पंजीकृत किए गए थे, जिसमें एक स्कूटी और एक बाइक चोरी के संबंध में मुकदमे पंजीकृत हुए थे। इस पे जो प्रेमनगर की टीम है उसके द्वारा अच्छी कार्रवाई की गई और जो क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज हैं उनका अवलोकन कर पूर्व में जो इस तरीके की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं उनके बारे में जानकारी करने के पश्चात 2 एक्यूज की इसमें गिरफ्तारी की गई है और जिनके पास से चोरी गए दोनों वाहन, एक स्कूटी और एक बाइक को बरामद किया गया है। लक्सर तहसील क्षेत्र में आपदा को लेकर प्रशासन के द्वारा नुकसान का आकलन और मुआवजे की दिशा में आर्थिक सहायता की जा रही है, मगर इन दिनों इन प्रक्रियाओं से वंचितों की शिकायतें तहसील में काफी तादाद में पहुंच रही है, जिसे लेकर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान के द्वारा नायब तहसीलदार के अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान के मुताबिक लक्सर तहसील क्षेत्र के कुल 166 गाँव है, जिनमें 3 गाँव आपदा के नुकसान से रहित है और 163 गाँव आपदा से नुकसान झेल रहे हैं, जबकि कुछ गांव जो है जलमग्न होने के कारण अभी सर्वे नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के 116 गांव में आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गई है और बाकी सर्वे जो है और मुआवजा आवंटन में गतिमान है। हमारे यहाँ टोटल जो लक्सर तहसील में है 166 गांव हैं, जिसमें से 3 गांव तो ऐसे हैं जहां बताया जा रहा है कि वहां पे कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन 163 जो गांव है उसमें नुकसान हुआ है। 3 गांव अभी ऐसे बचे हुए हैं जहां पे अभी सर्वे नहीं हो सकता है क्योंकि पानी भरा हुआ है। बाकी 160 गांव में हमारा सर्वे का काम चल रहा है और 116 गांव में हम लोगों ने चेक वितरण भी कर दिए हैं और बाकी जो 15-16 गांव है उसमें हमारा अभी सर्वे बचा हुआ है। बाकी जो चेक जो बनाने की कार्रवाई है वो गतिमान है। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आज टाउन प्लानर के ऑफिस में छापेमारी की। छापेमारी के बाद यहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, जहां पर कमिश्नर दीपक रावत ने कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर को देखा, जिसमें कई कर्मचारियों की अधिकारियों की मौजूदगी में खामियां देखने को मिली। कमिश्नर दीपक रावत ने इस संबंध में हरिशंकर सिंह बिष्ट संयुक्त निदेशक से स्पष्टीकरण मांगा है, क्योंकि उनके द्वारा छुट्टी पर जाने के संबंध में किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन कार्यालय में ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं दी गई है। ऐसे में उनको दूरभाष पर कमिश्नर दीपक रावत ने कड़ी फटकार भी लगाई। मैं इस ऑफिस में आया तो जो यहाँ के एटीपी हैं, संयुक्त नियोजक जो हैं, वो यहाँ पे है नहीं और किसी प्रकार की लीव भी उन्होंने नहीं ली है और वो 15 अगस्त को भी यहाँ पे नहीं थे और बहुत सी अनापत्तियां जो लंबित हैं इनके स्तर पे, तो इनका स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि ये जो एनओसीज यहाँ लंबित हैं इसके संबंध में अपना एक तो पक्ष बताएं, दूसरा जो ये बिना किसी स्वीकृति के यहाँ से गायब हैं दफ्तर से, उसके बारे में भी अपना पक्ष बताएं और संतोषजनक जवाब नहीं होगा तो इनके विरुद्ध फिर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश रावत के निजी सचिव रहे रंजीत दास का बीजेपी में चले जाने का मैसेज बागेश्वर उपचुनाव तक सीमित नजर नहीं आता, बल्कि ये बताता है कि कांग्रेस की बची खुची टुकड़ी में भी कई ऐसे चेहरे हैं जो न केवल नाराज और हताश हैं, बल्कि अपने राजनीतिक भविष्य को भी लेकर असुरक्षित भी और हक और अपने बीजेपी में संभावनाएं देखते हैं। इस पर भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है जिसमें कोई सवारी नहीं करना चाहता है, इसलिए भाजपा में वे अपनी संभावनाएं और अपना भविष्य तलाश रहे हैं और भाजपा का दामन थाम रहे हैं। चैनल में नहीं आई है रिपोर्टर। अच्छा, देखिए, कांग्रेस डूबता जहाज है और डूबते जहाज में कोई सवारी नहीं करना चाहता। सब जानते हैं कि वर्तमान और भविष्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो देश के लिए सोचती है, राष्ट्र के लिए, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, और कांग्रेस एक ऐसा दल है जो केवल और केवल एक परिवार के लिए सोचती है। तो भविष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि क्विट भ्रष्टाचार, क्विट परिवारवाद, इन सब चीज़ों को लेकर जो है प्रत्येक कांग्रेसी
जो अब कांग्रेस में बचे कुचे हैं वो भी जानते हैं कि एक न एक दिन कांग्रेस को उत्तराखंड से विदा होना पड़ेगा। डोईवाला एसडीएम कोर्ट में डोईवाला के एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी के द्वारा विशेष विवाह अधिकार के तहत गगनदीप सिंह सैनी और किरणप्रीत कौर का विवाह परिवारजनों की उपस्थिति में कराया गया। वहीं एसडीएम कोर्ट परिसर में मैती आंदोलन के तहत दोनों ही नव दंपति से आवाले का वृक्ष लगवाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए डोईवाला के उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि दोनों ही नव दंपति ने हमारे कार्यालय में आवेदन किया था, जिसकी सभी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आज इन दोनों नव दंपति को शादी का प्रमाण पत्र सौंपा गया। एक गगनदीप सिंह सैनी जी और किरणप्रीत ने जो आवेदन किया था हमारे न्यायालय में, विधिवत जो नोटिस प्रक्रिया और अन्य प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज यहाँ पर विवाह रजिस्ट्रेशन हुआ और उनको विवाह प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। और जैसे कि हम लोग पहले से ही मैती आंदोलन के अंतर्गत जो है पौधारोपण भी करते हैं, तो आज जो है गगनदीप और किरण ने यहाँ पर पौधा लगाया है। उप जिलाधिकारी कार्यालय डोईवाला में चौथा विवाह जो कि शेरगढ़ निवासी साहब सिंह जी जो हैं उनकी पुत्री किरण और पोंटा साहिब के निवासी जो गगनदीप सिंह हैं उनके बीच में हुआ है। हम दोनों परिवार और दोनों वर और वधू को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने बहुत ही सादगी के साथ इस विवाह परंपरा को आगे बढ़ाया है। प्लस हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा यहाँ पे। सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी कि हमने इन्वायरमेंट में कुछ योगदान दिया अपना। सबसे यही चीज़ है कि इन्वायरमेंट का क्या ध्यान रखें सारे। देहरादून के प्रेमनगर में 16 अगस्त को हुई नकबजानी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, साथ ही उसके पास से पुलिस ने चोरी किए गए गहने भी बरामद किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए आंकी गई है। इसी के साथ आरोपी के पास से 4 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। वहीं मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि आरोपी पहले भी दालनवाला और रायपुर क्षेत्र में चोरी के मामलों में जेल जा चुका है। मुकदमा पंजीकृत करने के पश्चात जो है प्रेमनगर की टीम द्वारा जो काम किया गया और काम करने के पश्चात इसमें जो है एक एक्यूज की गिरफ्तारी की गई है, जिसके पास से चोरी गए जो ज्वेलरी है जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है, उसकी बरामदगी की गई है। इसके साथ ही पूर्व में भी एक चोरी में उसने अपनी संलिप्तता बताई है, जिसमें भी जो उसने चोरी किया था वो सामान बरामद किया गया है। शुक्रवार को प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने मुनस्यारी में स्थित पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का लोकार्पण किया। खेल के प्रति खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही 15 से 21 वर्ष के बच्चों के लिए भी खेल छात्रवृत्ति योजना शुरू करने जा रहे हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री का कहना है कि मुनस्यारी जैसे खूबसूरत इलाके में एडवेंचर ट्रेनिंग के लिहाज से बेहद ही मुफीद इंस्टीट्यूट की खेल विभाग के तहत नींव रखी गई है, जिसका विधिवत लोकार्पण किया गया है। अब इस इंस्टीट्यूट के जरिए उत्तराखंड में ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित होगा। शिक्षार्थी यहाँ पर एडमिशन लेंगे तो उसे उत्सव के रूप में भी और एक निम्न के तर्ज पर इसको उस रूप में विकसित करने का भी जो है हम लोग प्लान तैयार करें, ताकि यहाँ पर जो हमारे मुनस्यारी के बच्चे हैं या हमारे दूर दराज के बच्चे हैं या पिथौरागढ़ के हैं या पूरे प्रदेश के बच्चे हैं जो कि निम्न में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर जो है एडमिशन लेते हुए अपने पर्वतारोहण के इस एडवेंचर को या अपने इस अचीवमेंट। पिरानकलियर क्षेत्र में अवैध निर्माणों की बाढ़ सी आ गई है। नगर पंचायत पिरानकलियर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए अवैध निर्माणों से बेखबर बना हुआ है। बेटपुर तिराहे पर कई बीघा जमीन में बिना किसी सरकारी अनुमति के दर्जनों कॉलोनियां काट दी गई है। वहीं कई दर्जनों दुकानों का निर्माण बिना नगर पंचायत की अनुमति के कर दिया गया। कई होटल भी नगर पंचायत से एनओसी लिए बिना बनाए जा रहे हैं। इस बाबत जब पिरानकलियर के नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी गौहर हयात से जानना चाहा तो उनका कहना है कि उनके पास कोई भी निर्माण करने वाला व्यक्ति एनओसी लेने के लिए नहीं आता और ना ही वो किसी पर कोई कार्रवाई करते हैं, क्योंकि कार्रवाई नहीं की जाती। सवाल के जवाब में उनका कहना है कि अब वे सभी निर्माणों की जांच कराकर उन्हें नोटिस भेजेंगे। पर सवाल ये उठता है कि नगर पंचायत के द्वारा अब से पहले अवैध रूप से हो रहे इन निर्माण कार्यों पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया था। जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज किया जाता रहा और अब भी क्या निश्चित माना जाए कि उन पर कोई कार्यवाही होगी भी या नहीं।
नगर पंच जैसा आपने हमारे संज्ञान में डाला, पूर्व में भी लोगों ने हमारे संज्ञान में डाला है कि इसको हम चिन्हितकरण करके सर्वे करा के इसके हम अपने उच्च अधिकारियों को इसकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे। जो भी अवैध कॉलोनियाँ बननी, अगर ये मानक पूरा करेंगे तो NOC। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे जन टीवी के साथ। नमस्कार।